बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाना चाहते हैं, और ये उसी सूरत पॉसिबल है जब मईशत के फ़वाइद जो हैं वो आवाम तक और स्पेशली जो लोअर तबका है उस तक पहुँचाए जा सकें। यही वजह है कि हुकूमत ने गरीबों के लिए घरों की तामीर के साथ साथ बैंकों को भी ये हिदायत जारी की हैं कि वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए घरों की तामीर के लिए आसान कर्जा जात की फराहमी को यकीनी बनाएं। लेकिन क्या वजह है कि बैंक ये कर्जा जात देते हुए घबराते हैं और कतराते हैं? सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग है क्या, और घरों की तामीर के लिए जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग का जो तरीका है या मैकेनिज्म है वो क्या है, और क्या वजह है कि घरों की बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद कोई मॉर्गेज फाइनेंसिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म या मार्केट मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी मईशत में क्या असरात होते हैं, और जब माशी तब्दीलियां आती हैं तो वो स्टॉक को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या सियासत की तरह स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट पर चंद खानदानों की इजारादारी है या नहीं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद, जो कि हमारे लीड एनालिस्ट हैं, इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग का क्या मैकेनिज्म है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्गेज फाइनेंसिंग। तो अवाम के लिए बताइएगा कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग है क्या, और बैंक ये कर्जा जात देते हुए इतना घबराते क्यों हैं? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये कैसा टॉपिक आपने दोनों सवालात बहुत शानदार तरीके से उठाए हैं, और ये क्वेश्चन मार्क के तौर पर उठाए हैं। एक तो ये कि मॉर्गेज का लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत अनफेमिलियर है, यानी लोग नहीं जानते। मैं कोशिश करूँगा कि अवामी तौर पर इसकी गुफ्तगू करें, और ख़वास के लिए भी इस तरीके से लाजिम हो जाता है कि हमारा जो दरमियानी तबका है, जो कि इस वक्त 70 से 80% के करीब चला गया, और बाकी जो है उसके अंदर गुर्बत की शरह तो हमें समझ में नहीं आ रही कि कहाँ तक जाएगी, और उसके अलावा जो चंद लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लफ्ज़ मॉर्गेज है क्या? देखिए, मॉर्गेज जो होता है वो आम तौर पर लोग समझते हैं कि ये रहन है। अच्छा, इसके अंदर मैं इस मजहबी बहस के ऊपर नहीं जाना चाहता, और इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे बहुत सारी अवामी तौर पर ये एक कन्फ्यूजन है, इबहाम है। लोग मुस्तरब हो जाते हैं इस बात पर सुन करके कि ये कोई शरह सूद है जिसके ऊपर देना चाहिए। अच्छा, अब हमारी जो घरों की सिचुएशन है पहले हम वो बात करते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर डिटेल में काम किया और हाउसिंग के सेक्टर को बढ़ाया। हाउसिंग का अगर हम जब नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर मैं देखूं तो तकरीबन हर साल जो है हमें 4.5 लाख के करीब हमें हाउसिंग यूनिट्स चाहिए। अच्छा, जब हमें इतने हमें हाउसिंग यूनिट्स चाहिए होंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मॉर्गेज को मैं फिर क्लियर करता चलूं कि मॉर्गेज का मतलब ये है, जो पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है वो ये है कि अगर आप देखें यूरोप के अंदर 80% से ज्यादा मॉर्गेजिंग हो रही है। उसके बाद अमेरिकन ने जब ये शुरू किया तो 60 से 70% मॉर्गेजिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और इस टाइम पर आपको सेफ हेवन के तौर पर अगर देखें, जो पूरी दुनिया आपने देखा होगा, पाकिस्तान से भी लोग जो है वो इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, वहां 90% तक मॉर्गेज लिया जा सकता है। अब मॉर्गेज इस चीज को कहते हैं, अब मैं उस बहस पे अभी फिलहाल फौरी नहीं आ रहा कि फिक्स मॉर्गेज क्या होता है और एडजस्टेबल मॉर्गेज क्या होता है। इसके जो आसानी है उसके अंदर, बल्कि मैं एक्सपर्ट्स के साथ जब बात करूंगा तो हम इसको डिटेल में करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, तमाम बैंकिंग चैनल्स को उनसे बात करते हुए स्टेट की तरफ से मॉर्गेज को एक आसान लाहे अमल के तौर पर, एक मैकेनिज्म के तौर पर रखा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात चंद मैं चीजें जिक्र करना चाहता हूं, वो ये आप ये बताइएगा, फिर हम अपने गेस्ट को भी ऐड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसमें करेंगे कि हम अगर देखें कि हाउसिंग फाइनेंस को अगर मैं सिर्फ देखूं तो हकीकत है कि ज्यादातर हवाले से मुतव्वल तबका जो है वो यूज करता है, कमर्शियल तबका यूज करता है, और उसके अंदर टोटल परसेंटेज इसकी 10% भी नहीं बनती। अच्छा, अब देखें कि आपने मैंने जमीन ले ली और लोग जमीन के ऊपर करते हैं, इसको डेड एसेट कहते हैं।
जब डेड एसेट होता है तो वो रियल एस्टेट के अंदर आ जाता है। रियल एस्टेट के अंदर जितनी भी फाइनेंस है, पूरी दुनिया से लोग मजदूरी करते हैं या मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो कुल उम्र कमाया होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में डाल रहे होते हैं, और पता चलता है कि 25 साल बाद किसी यानी फॉर एग्जांपल जमीन के अंदर उन्होंने लिया था 1 कनाल का 10 मरले का या कितने भी प्लॉट्स उन्होंने लिए थे, वो 25 साल बाद आते हैं और उसको फिर बेचते हैं और फिर उसको दोबारा से इसको एक्सपेडाइट करते हैं। लेकिन इस जो आपका जो रियल एस्टेट में से जो आप पैसा डालते हैं वो डेड एसेट होता है। अब डेड एसेट के बाद जब आप आगे जाते हैं तो उसकी लिक्विडिटी नहीं मिलती। यानी लिक्विडेशन का मतलब ये है कि जब तक सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेगा, मैंने घर लेना है तो वो घर मेरा भी नहीं बन रहा, और वो जो है वो मैं इंटरेस्ट देते देते दरमियान में थक जाता हूं, तो गाड़ी जो है वो गाड़ी हो या कार हो वो वापस चली जाएगी। तो बैंकिंग अभी जिस तरीके से आपको याद होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी गवर्नर भी आई थी, उन्होंने कहा था कि हम बैंकों की तरबियत कर रहे हैं। सो आज मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि नेशनल बैंक के जो हैं वो सदर तशरीफ लाते और हमें ये बताते कि उन्होंने क्या इसके लिए मैकेनिज्म बनाया। तो बताने का मकसद ये है कि जो फ्लो है वो खराब हो जाता है, तो फिर जब तक आपका फ्लो खराब हो जाएगा, आपकी लिक्विडेशन नहीं रहेगी, तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। उसके आगे हम देखेंगे ये जो उसके बाद आप फंसते कहाँ हैं, ये सारा का सारा एसेट, और आपने बूम देखा होगा कि 25 लाख की जमीन जो थी वो तकरीबन 3 करोड़ की चली गई, फिर कुछ 6 करोड़ की चली गई, फिर 9 करोड़, इस तरीके से। तो आप जो है वो फिक्टिशियस बूम देखेंगे रियल एस्टेट के अंदर। जरूरी बात यह है कि आपने मॉर्गेज लिया, आपने सर्टन फिक्स लिया या एडजस्टेबल मॉर्गेज लिया, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने हाउसिंग फाइनेंस के लिए किया। ये बहुत शाबाश की बात है कि इससे पहले स्ट्रक्चर बात कभी नहीं की गई थी कि मॉर्गेज का मतलब ये कि आपने फिक्स इंटरेस्ट दिया 5%, 10 साल तक 20 साल तक आपको एक सर्टन अमाउंट दे दी गई। कनाडा के अंदर यही तरीका कार रहता है, यानी उनको पता होता है कि एक फिक्स अमाउंट इकट्ठी दे दी गई, उस पे उन्होंने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद मॉर्गेज की रकम अदा करते और वो फिर वो आपकी मलकियत बन गई। या तो वो चीज आपकी मलकियत बने, आपका एसेट बन जाए, डेड एसेट ना बने, एसेट बने, उसको आप बेचकर यानी आप उसी में लगा सकते हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट से लेके आपकी 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं और बाकी और भी चीजें आप देखते हैं, इतने सारे स्टेट्स हमने जोन्स बनाए, उसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंट, आपने बहुत ही कमाल बात की कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज यानी छोटी छोटी सन्नतें, प्लास्टिक, मोल्डिंग, ये वो, इन सब के अंदर मैं उस जमीन को जो है वो किसी से लेता हूं और मैं अगर बैंक मुझे उसको लोन करके नहीं देता, ये समझ लीजिए कि 80% स्टेट में अभी तक जो बैंक्स जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को पैसा नहीं देते और छोटे फाइनेंसर को बिल्कुल नहीं देते। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो है वो सिर्फ कार्ड और आपकी चंद चीजें कोई इंश्योरेंसेस मांगी। अब आपने एक और बात पूछी थी, बैंक नहीं देते, तो बैंक के साथ हम क्रेडिट मार्केट को क्यों नहीं लेते, क्रेडिट यूनियंस को क्यों नहीं लेते? मेरा अहम सवाल ये है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये कि सॉलिड रॉबस्ट जो है एंड यूजर फाइनेंसिंग, एंड यूजर फाइनेंसिंग, अभी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनसे भी हमारा सवाल यही होगा कि जब हम एंड यूजर फाइनेंसिंग को शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्रेडिट यूनियन और बैक बाय द रेलेवेंट बैंक्स जो है वो आ जाएं। सारा काम तो बैंक्स नहीं करेंगे। अब बैंक्स जब नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें वो जरूरत पड़ती है कि हम उसमें कितना लें। अब रहन से हटा करके हमको उसकी टाइप्स भी देखनी पड़ेंगी कि वो कितनी है। मैं यहाँ पर हम अपने गेस्ट को ऐड कर लें, आप अगर इजाजत देती है तो मैं उसकी सिर्फ शरह बताता चलूं कि ये शरह जो है जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है, जीडीपी के मुकाबले में हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज का कोई तरीकाकार, कोई पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है या इसका वतीरा है, ये नहीं है। मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान की भी, और खास जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मॉर्गेज नहीं आना दे रहे, तो उसकी शरह 0.3% है। तो उसके मुकाबले में जनूबी एशिया की जो टोटल जो एवरेज बनती है वो 3.4 बनती है। अब अगर आप देखें कि जो हाउसिंग फाइनेंस पर प्रोडक्ट्स की जो कमी है या फाइनेंशियल इदारों की जो लिमिटेशन है और लिमिटेशनल कैपेसिटी होती है, उसमें देखेंगे लॉन्ग टर्म फंडिंग है, यानी बड़े दर्जे की, यानी लॉन्ग टर्म फंडिंग, और उसके अलावा रेगुलरिटी और कवानीनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्यों है हमारे पास इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स? क्या इस पर काम नहीं किया गया, या हम ये मैकेनिज्म अभी अडॉप्ट कर रहे हैं? लॉस क्यों नहीं है इस हवाले से? मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हटकर इसको फोर्थ वर्ल्ड कंट्री कहता हूँ। जब आपकी जो गुर्बत की शरह बढ़ती जाए और उसके अंदर चीजों की, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा इनिशिएटिव दिया। डॉक्टर हुसैन यहाँ पर हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नाजरीन, यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुदस्सिर खान साहब, जो कि CEO हैं पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी सर,
हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से, तो डॉक्टर हसनैन ने बताया तकरीबन ये शरह जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, अराउंड 10%, आई थिंक यू सेड। नहीं, ये तो 1% से भी कम है। इंडिया के अंदर है, वो 10% ऑफ द टोटल जीडीपी है। पाकिस्तान सही। तो 0.3% ठीक, मॉर्गेजिंग पे भी तो नहीं मैं जा रहा। आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में ये शरह इतनी कम क्यों है? बिकॉज आई नो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग। और अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे अल-रियाज़ को इंटरव्यू दिया है, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात गहरे रवाबित को सूदमंद स्टेटस शराकतदारी में तब्दील किया जाना चाहिए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना बरादराना ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। इस इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आगा मसूद खालिद, बताइएगा वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा है इस इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के इंतहाई अहम जरीदा अल रियाज है उसको इंटरव्यू देते हुए बताया है, और उनका जो इंटरव्यू था वो स्पेशली जो उनका हालिया सऊदी अरब का दौरा है उसके हवाले से था। और उन्होंने उसमें कहा कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने मजीद अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दहाइयों पर मुहित जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित हैं इनको स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए, और इस हवाले से जो बाहमी ताउन है उसको मजीद वसअत देने के हवाले से इसमें उन्होंने मजीद जो है उसको फोकस किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों खसूसन जो तिजारत है, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो सरमायाकारी है, इन शोबों को मजीद फरोग देना की जरूरत है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने जो हालिया दौरा सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि एक जो इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद वहाँ किया गया वो इंतहाई खुशाइन था, और ये एक मौका फराहम किया। उन्होंने दोनों ममालिक के जो सरमायाकारी के हवाले से, तिजारत के हवाले से जो शख्सियात थे उनको उसमें मदऊ किया गया, और उसके लिए नई राहें जो है वो तलाश करने के हवाले से ये फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। इसके साथ साथ इस फोरम के जरिए दो तरफा जो तिजारत है, जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, उनके फरोग के हवाले से भी उस पर तफसीली गौर किया गया और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के जो निजी और कॉरपोरेट सेक्टर को जो है करीब लाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल और इसका किरदार इंतहाई कलीदी होगा। इस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि विजन 2030 के तहत जो मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं, उस पर जो सऊदी क़यादत है उसकी काविशें इंतहाई काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि देरपा तरक्की के अहदाफ के हवाले से पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं अब वो जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकनॉमिक्स की जानिब गामजन है, और इसके हवाले से पाकिस्तान बहुत ज्यादा तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से जो है वो उस पर फोकस किए हुए है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जो नया पाकिस्तान विजन है और सऊदी विजन 2030 है, इस पे बड़ी हद तक मुमासलत है, और ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो समाजी और इक़्तिसादी जो असूल हैं उन पर मबनी है, और उनका मकसद पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल है, तिजारती रवाबित का फरोग है। ये तमाम वो अहदाफ हैं जो इन दोनों विजन्स के मुमासलत रखते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अपने सऊदी अरब के जो दौरा था उसके हवाले से विजन 2030 के लिए पाकिस्तानी जो उसके अफरादी कुव्वत है उसकी अहमियत का भी उन्होंने उसको उजागर किया कि जो विजन 2030 है उसके लिए जो पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत है, जो बाहुनर यहाँ के लोग हैं, वो उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के जो मजीद खद्दोखाल थे उसमें एक और चीज़ जो अहम थी वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव उसका जो सरबराह इजलास मुनक्किद किया गया उसकी वज़ीर आज़म ने बहुत तारीफ की, और उन्होंने कहा कि ये इस मौके पर एक मौसर फोरम होगा और इस तमाम जो चैलेंजेस हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उससे निमटने के लिए ये एक अहम पेशरफ्त है जो सऊदी अरब की तरफ से और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो है वो इख्तियार की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते में जो कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए भी ये एक अहम पेशरफ्त है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उनका भी एक दफ़ा फिर इयादा किया और उन्होंने बताया कि 10 बिलियन ट्री सुनामी हो या क्लीन एंड ग्रीन हो, ये वो फ्लैगशिप मंसूबे हैं पाकिस्तान के
जिनकी आज दुनिया मोतरफ है, और इस तरह के मंसूबों को दूसरे ममालिक भी जो है वो उसकी तायद भी कर रहे हैं और तकलीफ भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मंसूबे हमारी तरजीहात हैं, हमारी आगे के फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उनके मुस्तकबिल की जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और जिनका मकसद एक महफूज माहौल जो है वो आने वाली नस्लों को फराहम करना है। इसके ठीक। साथ साथ इस इंटरव्यू में इंतहाई अहम जो जरीदा है सऊदी अरब का, उसको इंटरव्यू में देते हुए वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जो पुरअमन बकाए बाहमी का जो असूल है पाकिस्तान उस पर कारबंद है, और खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है खित्ते में पुरअमन जो देरपा अमन है उसके क़याम के लिए। जी बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी जरीदे को इंटरव्यू दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सऊदी जरीदे अर्रयास को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना बरादराना ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और बाहमी ताउन से जुड़ी हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। सऊदी अरब के अहम जरीदे को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दहाइयों पर मुहीत पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित को सूदमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए, और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों खुसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू के दौरान हालिया अपने दौरे सऊदी अरब का भी तज़किरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फ़ोरम का जो इनेकाद है वो इंतहाई खुशाइंद है, और इस फ़ोरम के ज़रिए दो तरफ़ा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के जो शोबे हैं उनमें नई राहें तलाश करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा गया कि दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के लिए इन्वेस्टमेंट फ़ोरम जो है वो एक शानदार मौका फ्राहम करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो इजलास है वो वाज़ेह तौर पर सऊदी क़यादत की जो माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर तरीके से निपटने के लिए ठोस इक़दामात के अज़्म का इजहार है। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। अभी आपने बात की, पहले तो अवाम को ये बताइए कि बैंकिंग फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर ने ये शुरू भी कर दिया, बहुत अच्छी हाउसिंग स्कीम है। अब सब लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो एक अलग मैटर है। प्राइवेट सेक्टर को हाउसिंग फाइनेंस क्यों करना चाहिए, उसके क्रेडिट यूनियंस के लिए क्यों काम करना चाहिए, और बैंकिंग में कॉम्प्लिकेशंस आती क्या हैं, जिस तरीके से 4.5 लाख घर जो हैं वो जो घरों का यूनिट है वो हर साल रिक्वायर्ड है, इस हिसाब से परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप ये बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर से क्रेडिट यूनियंस वगैरह जो हैं वो अगर मॉर्गेज के ऊपर काम करें और लोगों को ये समझ आ जाए वो किस तरीके से वाज़ेह होगा। जी मुदस्सिर साहब। बिल्कुल, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर के जो चैलेंजेस के जो मैंने थोड़ी सी एनवायरनमेंट की बात की, इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट के और इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स रेट फंडिंग की अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, इस टाइप के जो चैलेंजेस हैं वो बैंकिंग सेक्टर को फेस रहते हैं। लेकिन अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो पिछले 2-1 सालों में बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट किया है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, और बैंकों ने फिर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो बैंक्स अभी सिर्फ बैंक्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने इनकरेज किया है, हुकूमत ने और SEC ने, रेगुलेटर्स ने, कि इसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी शामिल हो जाएं, इसमें नॉन बैंक कंपनीज भी शामिल हो जाएं, इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हों, और स्पेशलाइज, जैसे आप बात करें, स्पेशलाइज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ जाएं। और हमने SPMRC की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ काफ़ी पिछले 2 सालों में काम करके इसकी रिजीम को SECP ने दोबारा से बेहतर बनाया है, और उस रिजीम के अंदर अब उन्होंने 3 कंपनीज को ऑलरेडी लाइसेंस कर दिया है, जो कि नई हाउसिंग स्पेशलाइज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस है, एक्चुअलिस है, और मेरा घर पाकिस्तान फाइनेंस है। ये 3 कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, और 1-2 INO और पाइपलाइन में भी हैं। तो इंडिया में जो आप जब रेशो की बात करते हैं, जो कि 10 आप कहते हैं कि 11-12% से भी ऊपर चला गया है,
اس کی بیسک وجہ یہ تھی کیونکہ بینکس تو ہر طرح کی لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کارپوریٹ لینڈنگ بھی ہے, ان کی ایس ایم ای لینڈنگ بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, کنزیومر بھی, تو وہ اسپیشلائز نہیں ہوتے, تو یہ ایک چھوٹا سیگمنٹ ہوتا ہے ان کی بزنس کا. ویئر جو ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں وہ اسپیشلائز ہیں, وہ صرف یہی کام کرتی ہیں اور ہاؤسنگ کے لیے لون دیتی ہیں. تو انڈیا میں اب اس وقت یہ کمپنیز پہلے کسی زمانے میں, آج سے کچھ عرصے پہلے یہاں جو گروتھ آئی ہے انڈیا میں وہ ان ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کے تھرو آئی ہے, کیونکہ ان کا یہی کام تھا. کچھ ہمارے یہاں اب 3 جا کر لائسنس ابھی ہوئی ہیں جنہوں نے ابھی آپریشن شروع نہیں کیا. انڈیا میں وہ پہلے 70 تھیں, اب نئے فگر کے مطابق وہ نمبر 90 سے بھی کراس کر چکا ہے. ایگزیکٹلی 90 سے زیادہ ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو کر اس پہ ہاؤسنگ کے لیے لینڈنگ کرتی ہیں. اور وہ کیونکہ پورے اکراس دا ریجن چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی سروسز بہتر ہوتی ہیں, اپروچیبل ہوتی ہیں, تو لوگ ان کو ایزیلی ایکسیس کر لیتے ہیں, ان کے پروسیجرز آسان ہوتے ہیں, سمپلیفائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. جی اچھا دیکھیں سر, یہ آپ نے جو بات کی یہ امپورٹنٹ ہے, میں اسی طریقے سے آنا چاہتا ہوں اور اس کا ایک میکنزم کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ نیا پاکستان اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ تو شاندار ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک تھوڑی سی آپ کے سامنے میں رپورٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یقیناً آپ اس چیز کا جواب دیں گے کہ 1% مکانات کی جو فراہمی ہے وہ تقریباً 68% آبادی کو فراہم کرتی ہے, 1%. اچھا, اب اس کے اندر آمدن کے اندر تقریباً $188 تک ماہانہ آمدنی ہے. تحقیق کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 56% جو ہاؤسنگ یونٹس ہیں وہ 12% آبادی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ تقریباً $625 سے زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں یہ والے سیکٹر جو ہیں. پھر اسی تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 26 بڑے شہروں میں تمام ٹیئرز کے مکانات کی سپلائی اوسطاً تقریباً $18,000 سے زیادہ ہے. اس لیے جو مارگیج فائنانسنگ ہے وہ کم آمدنی والے افراد کو سستے مکانات کی فراہمی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کے اوپر میں یہ اس رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر کنسرن ہے ان 80% سادہ طبقے کے لیے جو کہ اپنے گھر سے محروم ہے. میں نے کہا کہ 4.5 لاکھ کی ہر وقت ضرورت رہ رہی ہے ہر سال, تو اس کو ٹیکنیکل طریقے سے بتائیے کہ کیا میکنزم ہوگا کریڈٹ فائنانسنگ کا, اور جو ہاؤسنگ کے اوپر اسپیشلائز کریں گے اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ جی, تو اس کا بالکل آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ جو ابھی تک جو بالکل جو فگرز آپ نے ریسرچ کے دیے ہیں کہ 1% کے 8%, تو بالکل اسی طرح سے یہ سارے نمبرز آپ نے یہ ریسرچ کی رپورٹس ہیں ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس وقت بھی تقریباً شارٹیج از اباؤٹ 12 ملین ہاؤسنگ یونٹ جو کہ ہر سال ایسے سیٹ کے 4 لاکھ گھروں سے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں جو لو کاسٹ پرٹیکولرلی جو مڈل اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کی جو اسکیمیں ہیں, اس میں اسی لیے حکومت پاکستان یا ایف سی سی پی جو ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ریگولیٹرز ہیں, انہوں نے جو چھوٹے ادارے ہیں جیسے کہ میں نے کہا مائکرو فائنانس بینکس ہیں یا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہیں یا نان بینک دوسری کمپنیز ہیں, آر ایس پیز ہیں یا ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں, ان کو اب وہ لے کر آئے ہیں اور یہ اسکیم ان کے تھرو بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو نمبرز ہیں اب یہاں پہ کیونکہ ان اداروں کا ایک اپنی کمیونٹیز میں اکراس پاکستان چھوٹی کمیونٹیز میں یہ آپریٹ کرتے ہیں, اور ان لوگوں سے ان کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ اور لنک ہوتا ہے کیونکہ مائکرو فائنانس کی دوسری لینڈنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ان لوگوں کو اپروچ کرنا اور ان کو اپنے جہاں پہ جن کو ضرورت ہے, ہو سکتا ہے اس کو پورا گھر بنانے کی ضرورت نہ ہو, بٹ اس کو 2 کمروں کی ضرورت ہوگی, جس کی فیملی جو پہلے 4 لوگوں کی تھی وہ 6 یا 8 کی ہو گئی اور اس کو 1 یا 2 کمرے چاہیے, پکی چاہیے. تو انکریمنٹل ہاؤسنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی ان کے لونز ہیں. جیسے جو ادارے جیسے کہ اخوت مائکرو فائنانس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے, این آر ایس پی بھی کام کر رہا ہے, خوشحالی بینک کر رہا ہے, فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کر رہا ہے. یہ چھوٹے ادارے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور پین پاکستان یہ اکراس پاکستان مطلب سندھ سے لے کے ہم نے فنڈنگ دی ہے, وہاں پر ایک 3rd ڈسٹرکٹ میں جو کہ سب سے ایک غریب ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کی, وہاں پر تھردیپ ایک آرگنائزیشن ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتی ہے. وہاں پہ سیف کو آپریٹ کر رہا ہے. تھردیپ والوں نے وہاں پر جب فلڈز آئے تھے اس زمانے میں تھی, انہوں نے 300 گھر تعمیر کیے, ہم نے بھی انہیں فنڈنگ دی ہے اور اچھا مدثر صاحب یہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اور چیز کی میں تھوڑی سی اشارہ چاہتا ہوں, وہ یہ کہ تھوڑا ذرا کلیئرٹی آ جائے. یہ ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے, پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ جو مارگیج ہے یہ ڈیٹ انسٹرومنٹ مانا جاتا ہے.
दूसरा ये बताइए कि जो रियल एस्टेट के अंदर जो लोग यानी रेमिटेंसेस का आपने देखा कि पिछले दिनों में भी इजाफा रहा, और जितने बैरून मुल्क तकरीबन 90 लाख के करीब लोग पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं तो वो भी हैं। फिर एक आपके पास आती है जो यहाँ पर ग्रेजुटी मिलती है, तो ग्रेजुटी से मिलकर ज़्यादातर लोग जो है वो मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के अंदर डाल देते हैं, जो कि अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं, लेकिन क्या वो मकान उनके हो जाते हैं? और इस तरीके से ये बताइए कि इसकी दो टाइप्स आमतौर पे कही जाती हैं, एक है फिक्स रेट और फिर एडजस्टेबल रेट। पहले तो ये बताइए कि सर ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या इसका जो नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव तौर पे इसको नहीं लिया जाता मॉर्गेज को, इसको एक तो इस नेगेटिव कॉनोटेशन को जरा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें बिल्कुल ये वैसे तो डेट इंस्ट्रूमेंट इस तरह से है कि जाहिर है कि आप एक घर खरीदने के लिए जब आप पैसे बैंक के थ्रू देते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए तो वो एक कर्जा होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे यहाँ क्योंकि इस्लामिक बैंक्स और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बहुत इस पे काम कर रहे हैं और उसको इस्लामिक तरीके से वो कर रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट होता है इस्लामिक प्रोडक्ट कॉल्ड डिमिनिशिंग मुशारका का एक प्रोडक्ट है, जिसमें एक शराकत के तहत आप बैंक और या इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल के साथ एक शराकत क्रिएट करता है और वो उसके थ्रू उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्तें घर की देता रहता है, जैसे किराए की किस्तें जाती हैं। तो इसमें सर साथ सॉरी मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहता हूँ सर कि ये प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ पेमेंट जो है, फॉर एग्जांपल एक तो जैसे ये हाउसिंग स्कीम के अंदर रिसेंट टाइम के अंदर जो नया पाकिस्तान वालों ने भी ये शुरू किया, जिस तरीके से मैं बल्कि इनको NAPHDA जो HDA जो है की तरफ से कम आमदनी वाले ग्रुपों को और ये सारी चीजों को दिया गया और एक सर्टन फिक्स किस्म का इंटरेस्ट रेट दिया गया। सर पूछना ये चाहता हूं कि ये जो प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ पेमेंट है, यानी ये मॉर्गेज का असल काम ये है कि आपको पता है कि आपने टोटल कितना कर्जा ले लिया, अब उसके ऊपर आपने मकान तामीर कर लिया और उसके बाद वो आपका हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो डेड एसेट नहीं बनेगा बल्कि वो आपका अपना एसेट बनेगा, जिसको आप कैपिटल एलोकेशन ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। जी सर। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अच्छा वही जो बात आप कर रहे हैं, देखें जो अभी जो ये मेरा घर मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम भी जो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक की है और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर भी जो लो कॉस्ट हाउसिंग की जो स्कीम है, उसमें बहुत ही कम उसको कहना चाहिए मार्कअप जो होता है, जो कि एक तरह का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वाला मैकेनिज्म होता है, उसके ऊपर ये बैंकों ने और इस्लामिक बैंक कन्वेंशन दोनों कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये 2% एक उन्होंने रेट मुकर्रर किया है कि अगले 5 साल में आप देंगे और उसके अगले 5 साल आप 4% देंगे, और जो उससे थोड़े बड़े वाले आ जाते हैं जहाँ पर उसमें ये 5% और 7% पे चला जाता है, और उससे और बड़े वाले जो खा रहे हैं थोड़े से जो जिनकी इनकम की लेवल ज़्यादा होती है लोगों की, वो 7 और 9 उस जगह रखी गई है। तो ये लोगों की इनकम के हिसाब से जाहिर है, जो कि एक छोटा मकान या 3 मरले का मकान ले रहा है तो उसकी जाहिर है वो उसकी अपनी या फैमिली की इनकम भी उतनी होती है कि वो एक किस्त उतनी ही किस्त दे सकता है। और जो स्कीम डिवाइस की गई है वो इस तरह से की गई है कि एक इंसान अगर जो घर ओन नहीं करता, अपना मिल्कियत नहीं है, वो कहीं ना कहीं किराए पे रहता है और किराए का मकान किराया भी देता है घर का, बिल्कुल, तो इसकी किस्त तकरीबन इतनी आए कि उसका जितना किराया था उतनी ही किस्त बने, उतनी ही किस्त, ताकि उसके लिए कोई मुश्किल ना हो वो किस्त अदा करने। और दरमियान में किसी किस्म के जो वो हिडन चार्जेस और हिडन और कोई चार्जेस होते हैं और हिडन कोई चार्जेस। अच्छा, अब सर इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, क्योंकि मेरा अभी मैं एक और चीज कह दूं कि इसकी एक एप्लीकेशन का प्रोसेस भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सिंपल बना दिया है, और उसकी जो इन डिफरेंट पैरामीटर्स की जो डिफरेंट ये स्कीम्स हैं, इनमें डिफरेंट कलर कोडेड उसकी एप्लीकेशन, एक पेज की एप्लीकेशन बना दी है। ठीक, तो लोगों के लिए उसको जितना आसान कर सकते थे उसके लिए एक पूरा कॉल सेंटर सेटअप किया गया है कि जहाँ पर एक नंबर है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में तमाम बैंकों ने मिल के एक कॉल सेंटर सेटअप कराया है कि लोग उस पर फोन करके फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके और वो उसकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसमें अच्छा सर, यहाँ पे क्योंकि ले सकते हैं मेरा बड़ा सब्जेक्ट तो इस टाइम पर हाउसिंग है, लेकिन उसके आगे हम इसको मजीद इसको सेगमेंटेशन में ले आते हैं, यानी एग्रीकल्चर को भी ले लेते हैं, प्लास्टिक एंड मोल्डिंग को भी ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी ले लेते हैं, पेस्टिसाइड्स को भी ले लेते हैं, सीड वगैरह को भी ले लेते हैं। सर थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तो गवर्नमेंट है जिसकी कंडीशंस होती हैं, एक रेगुलरिटी है और रेगुलरिटी पॉलिसीज हैं, फिर बैंक है और बैंक की कुछ लिमिटेशंस हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कुछ भी हमने ये किया है करना तो बैंक्स ने है, कमर्शियल बैंक्स ने है, और कमर्शियल बैंक्स का जो है वो पहले तरीकाकार नहीं था, और शौकत तरीन साहब भी जो है वो कमर्शियल बैंक्स की इन तरीकेकार से कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थे।
अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि स्टेट बैंक ने जैसे ही ये मामलात शुरू किए, बहुत अच्छी बेहतरी शुरू हो गई, लोगों का हाउसिंग ट्रेंड शुरू हो गया, प्लाजास बनने शुरू हो गए, लोगों को छत मिलना शुरू हो जाएगी, अपना घर मिलना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप सर ये बताइए कि मैं इस पर फोकस ये करना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो प्राइवेट क्रेडिट जो लेंडिंग्स हैं, वो प्राइवेट पे जरा फोकस करके बताइए कि वो किस तरह करते हैं। मैं 2-3 टाइप, 6 टाइप्स आपके सामने अर्ज करता हूं। कैन यू हियर मी सर? जी मुदस्सिर साहब, जी आप मुदस्सिर लाइन पे साहब, आपको मौजूद हैं? आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, जी, उसमें जैसे जैसे सिंपल अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से लेंडिंग को के मैकेनिज्म को देखता है। पहला यानी सिंपल मॉर्गेज है, दूसरा इंग्लिश मॉर्गेज जिस तरह हमको पता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, फिर है जी चौथे नंबर पे डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड मॉर्गेज, फिर है जी जो फैक्ट्री जो इसका मॉर्गेज है, और फिर इनॉनिमल इसका मॉर्गेज है। ये जो कुछ टाइप्स हैं, इनके अंदर हमारी ये जो प्राइवेट साइड से और बैंक से तो आपको समझ आई गई, लेकिन आप ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किस टाइप की जो है मॉर्गेज लैंडिंग की जाती है? जी, तो इसमें देखिए इंग्लिश मॉर्गेज तो अभी हमारे यहाँ नहीं है, बट वी डू हैव, हमारे यहाँ जो सिंपल मॉर्गेज भी है, हमारे यहाँ जो ये कंडीशनल मॉर्गेजेस भी होती हैं, टाइटल डीड वाली मॉर्गेजेस भी प्रिवेल करती हैं, और दोनों अब क्योंकि मार्केट में पहले का ट्रेंड नहीं था, बट अब वो भी शुरू हो गया है। हम लोग खुद भी बैंकों को फिक्स रेट फंड देते हैं, आगे वो फिक्स रेट की मॉर्गेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले एडजस्टेबल रेट कर रहे थे, इसके वेरिएबल रेट हाइबोर्ड से लिंक होती थी, एनुअली होती थी, बट उस पर क्योंकि रेट ऊपर नीचे हर साल मॉर्गेज के जो इंस्टॉलमेंट के रेट चेंज हो जाते हैं, तो वो कभी जब रेट नीचे जा रहे होते हैं तो वो तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब रेट ऊपर जाते हैं तो वो जिन्होंने कर्जा लिया होता है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये सारे तरीक़ेकार इस वक्त जो हैं प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, क्योंकि अब ये नई स्कीम्स अंडर लो कॉस्ट हाउसिंग की फोकस की वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बेतहाशा इस वक्त, आई नो फॉर श्योर, सिर्फ कराची के आई अंडरस्टैंड तकरीबन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जो कि आपको पता है कि ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन जो है वाले जो हैं, लोगों के भी जो उनके मेंबर्स हैं, तकरीबन 300-350 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त पाइपलाइन में हैं। इसमें सिर्फ बड़े नहीं, उसमें मिडिल इनकम और लो इनकम की भी उन्होंने उसमें सहूलियात वर्क कर रहे हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज उसमें जो है इनकी भी आए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो गवर्नमेंट के साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर इस प्रोग्राम में आए, ताकि जो ये लो कॉस्ट वाले लोग लेना चाहते हैं वो उसमें भी कुछ यूनिट्स आए ताकि वो भी इसमें आसानी के साथ ले सकें। तो सर आप ये बताइए कि अब आसान और सादा, यानी एक मैं नहायत सादा और आम आवाम की तरफ से बहुत सारे सवालात होते हैं, ये बताइए कि मुझे बैंक से कर्जा नहीं मिला, बड़ा सादा सवाल कर रहा हूँ, और मैं ये जो मॉर्गेज की बात करना चाह रहा हूँ, मैं आवाम के लिए करना चाह रहा हूँ जिनके सर पे छत नहीं और पूरी उम्र नौकरियां भी की और थोड़ा सा ग्रेजुएटी भी रख ली। अब वो आपसे किस तरीके से कर्ज लें, क्या तरीकाकार है? पहले तो सिर्फ हाउसिंग के ऊपर बताइए कि वो मुझे स्टेप वाइज प्रोसेस बताइए कि मैं आपसे कैसे कर्ज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जो प्राइवेट मॉर्गेजिंग है। जी, उसमें बड़ा सिंपल, अब गवर्नमेंट ने इसमें जो ये वाली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा सिंपल प्रोसेस कर। दूसरी चीज ये, एक तो जैसे मैंने कहा कि एक पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और जिसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक भी और बाकी भी हैं, एक कॉल सेंटर, एक नंबर आ गया है कॉल सेंटर का, आप उस पर कॉल करें और आपको अगर कोई मालूमात चाहिए तो आप वहाँ से मालूमात भी ठीक। उसके बाद एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन है। आप पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर बैंक को, आप किसी भी बैंक से जिससे लेना चाहते हैं उसके पास आप जाकर वो एक पेज की जो एप्लीकेशन है जिसमें आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फैमिली मेंबर, आपकी एस्टिमेटेड इनकम जो है, वो बेसिक चीजें जो हैं वो आप उनको जमा करा देते हैं। तो वो आपको चंद दिनों में आपको ये बताते हैं कि आपके लिए हम कर्जा, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। राइट, ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में। तो जब उनका कर्जा अप्रूव कर देता है बैंक, तो बैंक कहता है कि आपका वैसे हम आपके ऊपर कर्जा आपको दे सकते हैं। अब आप जाकर इस कीमत का, आप जो भी घर या अगर आप प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं या आपको बनाया कहीं फ्लैट या घर मिलता है, आप वो खरीदना चाहते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करके आप हमारे पास वापस आ जाए। तो फिर क्योंकि उसको ये श्योरिटी हो जाती है कि अगर मैं जब वापस ये ढूंढ ढांड के मैं मेहनत करके आऊंगा तो मुझे इसका कर्जा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। राइट। तो वो जब ये काम करता है तो वो फिर आइडेंटिफाई करके आता है। उसके बाद बैंक जो है
اس کا وہ کیس پروسیس کر کے ڈاکومنٹیشن کر کے اور اس کو ایسٹ جو ہے وہ پیسے ڈسبرس کر دیتا ہے. تھینک یو فار یور ٹائم. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے، اور ہم اسٹاک ایکسچینج پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ کیا قوانین ہیں، حکومت اس کو کس طرح سے ایک ایزی پروسیس بنا رہی ہے. جی ڈاکٹر حسنین، ابھی مدثر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ پروسیس کافی ایزی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اسکیمز ہیں یہ سٹارٹ کی گئی ہیں لوور انکم گروپ کے لیے اور مڈل جو انکم گروپ ہے اس کے لیے بھی، لیکن بہت سارے غریب لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہوتے. نمبر 1 تو آر دے نیڈیڈ اور ناٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بینک اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی شو کرنی پڑیں گی؟ اگر میرے جیسا ایک بندہ جاتا ہے قرضہ لینے کے لیے تو کیا اسے بینک اسٹیٹمنٹس بھی شو کرنی پڑیں گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ رواج یہ ہے کہ فیک ڈاکیومنٹس بنا لیے جاتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے، اس پروسیس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ جو اربنائزیشن کا ہے. ٹھیک، اب اربنائزیشن ہو رہی ہے اور آپ کے پاس جو میکنزم ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت اچھا کر دیا. اس کی ڈیفینیٹلی اپریسیشن آپ کو اس حکومت کو دینی پڑے گی، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے کبھی کام نہیں ہوا اس متعلق. صحیح. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ جیسے لفظ بہت ہی اچھا استعمال کیا تھا کہ تربیت کی جا رہی ہے بینکنگ سیکٹر کی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر سرٹن پرسنٹیج ہے، یعنی آپ نے 250 فیٹ لینا ہے، 500 مربع یہ فیٹ لینا ہے، اسکوائر فیٹ کے حساب سے کتنا لینا ہے، یعنی 50 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ اور اب کروڑ تک بھی بڑھا دیا گیا. اسی میکنزم کو جو انہوں نے ابھی مدثر صاحب نے بھی بتایا کہ کریڈٹ فائنینسنگ یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بینکنگ چینلز کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ابھی اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں کیا گیا. 300 سے پلس کمپنیز کام کر رہی ہیں، لیکن اب ممکن ہے کہ بینک دے نہ دے، لیکن اس کی انشورنس جو ہے، وہ جو انشورنس ہے، گارنٹور جو ہے، وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یا فائنینشیل یونین بن جاتی ہیں کہ جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے تھرو اس کی ضامن وہ ہو جائے گی. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ جو ہاؤسنگ فائنانس کا جو آپ کا جو سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے، وہ اب اگر آپ دیکھیں کہ تقریباً 5 لاکھ گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں ہر سال. اچھا، حکومت پاکستان میں جو حکومت پاکستان کا جو سیٹ رکھنا وہ بہت ضروری ہے. اس میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ جو مارک اپ جو سبسڈی ہے وہ فراہم کر رہی ہے، جس کے تحت 250 مربع گز تک ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ 2000 مربع فیٹ کے احاطے والے فلیٹس یا اپارٹمنٹس کو پہلی بار گھر مالکان کے لیے فائنانس فراہم کیا جا رہا ہے. اور فائنانس کے 10 سال سے زیادہ، میں پیریڈ 10 سال، ابھی آپ نے پوچھ لیا تو میں نے 10 سال بتا دیا. اور اس کو یعنی 62,500 سے لے کر سالانہ 9% کی سبسڈی والی قیمتوں کے حامل بنایا جائے گا. تو یہ تو آپ نے ہم نے گریٹر پلان کے طور پہ دیکھ لیا کہ اس کا جو پیراڈائم ہے اور پری ڈیٹرمنڈ سسٹم ہے اس کے مطابق تو آ گیا، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس مارگیجنگ کی طرف آئے اور اپنا گھر کی طرف آئے. فار ایگزامپل آپ رینٹل کموڈٹی لیتے ہیں تو وہ آپ کی بوجھ پڑ رہی ہے، آپ کو کسی چیز کی آپ کے الٹیمیٹلی وہ میرے ملکیت نہیں ہونے والی. یہی کینیڈا کی، یورپ کی اور ہم نے باقی جو کہ ترقی یافتہ ممالک کی ہم نے ایگزامپلز دیکھی، جو آپ نے کرایہ دینا ہے اسی کی آپ قسط دے دیں. ایگزیکٹلی. تو آپ وہ مارگیجنگ اسکیم کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو ہے وہ سانچہ بہت زیادہ بہتر کر کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھا دیا ہے. جو انشورنس ہے بعض اوقات بینک کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا. میں نے کیونکہ ابھی ہم نے صرف ہاؤسنگ پر بات کی، لیکن آپ کی کلیئرٹی کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ سے اجارہ داری ختم کرنی پڑے گی. اب جو کریڈٹ لون سکیمز جو تھیں وہ صرف اور صرف 10 سے 20% لوگوں کے لیے تھی. اس حکومت نے جو ہے اس کو اوپن کر کے تقریباً 80% کے لیے اوپن کر دیا. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اب بینک کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں ہے، اور ان کا جو میکنزم ہے جتنا مرضی آسان ہو، لیکن اس کے اوپر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کرے گا. تو اس سے پرائیویٹ وینچرز جو ہیں وہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے اور جو فائنینسنگ مارکیٹ ہے، فائنینشیل یونین ہے یا کریڈٹ یونینز ہے، وہ اس کے ساتھ میکنزم ہوگا. سارا کا سارا میکنزم اٹھے گا ادھر سے ہی، بینکنگ سیکٹر کے چینل سے جائے گا، ان کی ایشورنس جائے گی، ایشورنس کے بعد ڈٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی پروگرام. وعلیکم السلام.
जी, हमारी गुफ्तगू जारी है मॉर्गेज फाइनेंसिंग के हवाले से। हमने कवानीन की बात की और बैंकिंग सेक्टर किस तरह से आगे आ रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इसमें हो रही है। तो आप इस पे रोशनी डालिएगा ज़रा, आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? और जो आवाम का परसेप्शन है वो काफ़ी नेगेटिव है, जब वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग से काफ़ी घबराते हैं, तो आप इसको किस तरह से क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से एक ईजी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना घर बाय कर सकते हैं, वही पैसा जो कि आपने किराए में देना है वो आप किस्त अदा करके अपने घर के मालिक बन सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इंटेंशन से एक अच्छी प्रोडक्ट आवाम के लिए इंट्रोड्यूस की है, और ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें आपको गवर्नमेंट सस्ते पैसे भी दे रही है मॉर्गेजेस की पर, और जो डेवलपर है उनके लिए भी लोन रखा गया है। तो इंटेंशन गवर्नमेंट की अच्छी थी, अच्छी प्रोडक्ट थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर अभी तक शायद उसके लिए रेडी नहीं है, या वो शायद अभी भी इसको रिस्क ज्यादा समझ रहे हैं। देखें, जो लो हाउसिंग है इसमें 0% है। उसकी वजह मैं बता दूं, गवर्नमेंट पहले 10 साल का पैसा आपको दे रही है 3%, दूसरे 10 साल का पैसा दे रही है आपको 5%। राइट सर। ऑल टूगेदर आपको 4% पे मॉर्गेजेस मिल रही है। दुनिया में डॉलर और पाउंड में 4% पे रेट लिया जाता है। पाकिस्तान जो कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 11-12% साल की एवरेज पे चल रहा होता है, और उस मुल्क में जहाँ करेंसी भी वीक है, और गवर्नमेंट ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन सामने मैंने अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट होते हुए देखे नहीं। एग्जैक्टली देखा कि गवर्नमेंट ने जो चीजें प्रोवाइड की हैं, जो सपोर्ट दे रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर उतना आगे दिख नहीं रहा था। अगर आप ये उठा के देखें कि जो बैंकिंग सेक्टर जो 10 करोड़ और 20 करोड़ के जो लोन देते हैं ना, उसपे तो डिफॉल्ट के चांस है, लेकिन जो लो हाउसिंग के जो रेट है, मैं समझता हूँ उसमें डिफॉल्ट होने का 0% चांस है। आप उन आदमियों को लोन देने जा रहे हैं जो 40,000 रुपए से जिनकी कम इनकम है, या 40,000 तक है। अब अगर वो किराए का मकान लेता है तो 12,000, 15,000, 20,000 रुपए वो किराया, तो 5 से 6 लोग रहते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, वो मकान ही आपको मॉर्गेजेस के साथ पूरे 20 साल का अगर आप इंटरेस्ट दे भी देते तो अप्रोक्सीमेट 35 लाख रुपए में कोस्ट करेगा, और 35 लाख रुपए अगर इंटरेस्ट मिला के कोस्ट करता है, जिसमें 3 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी आपको दे रही है, 32 लाख, और 2 लाख रुपए अपफ्रंट आपने देना है, और 30 लाख की अगर हम 24 महीने की किस्तें भी कर दें तो कम से कम ये 12,500 रुपए किस्त बनती है, जो कि आपके रेंट से भी कम बनती है, which is very affordable। अच्छा, ये तो क्योंकि बात हमारी चल रही थी इसके ऊपर, मॉर्गेज के ऊपर, और इसलिए ये प्रोग्राम किया गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम अभी तक मॉर्गेज के मामले में बहुत क्लियर नहीं है। इसको वो एक सादा जुबान में रहन समझती है, और उसके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी पाई जाती है। इसको क्लियर करना चाहते थे, और ये भी अर्ज की गई कि 0.3% की शरह से हम जा रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो 10% ऑफ द GDP के हिसाब से मॉर्गेज को तेज़ी से लेके जा रहा है। कनाडा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे मॉर्गेज पे है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका तो आपने मॉर्गेज में अच्छा हालात देख ही लिए। पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको इंडोर्स कर दिया, और आपका इंडोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपसे सवाल तो स्टॉक एक्सचेंज पे होना था, लेकिन मैं दोबारा से चाहूंगा कि अवामी तौर पे सर इनको जरा बताएं कि एक तो बात आपकी बड़ी जबरदस्त है कि बैंकिंग चैनल अभी भी तरबियत याफ्ता नहीं हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने बहुत ही शानदार स्कीम उनको दे दी, नया पाकिस्तान के हवाले से भी और मॉर्गेजिंग के हवाले से भी, लेकिन ये बैंकिंग चैनल उस तरीके से उनके साथ ताउन नहीं कर रहे जितना मैकेनिज्म होना चाहिए। इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेट बैंक पूरा एफर्ट कर चुका है, और गवर्नर साहब को हम मुसलसल देख रहे हैं कि उन्होंने इवन इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई है, उनको पेनलाइज करने की भी कोशिश की है, लेकिन उसका असर उन पे हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उनकी जो अपनी मर्जी होती है ये उसी को फोकस करते हैं, अपनी मर्जी से ये लोग आगे पीछे होते नहीं है। और ये तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक के गवर्नर को क्रेडिट जाता है एग्जैक्टली कि कुछ ऐसी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिसके लिए उनको मजबूरन पैसा देना पड़ा है। लेकिन अब वो पैसा किस तरह दे रहे हैं, क्या किल डेडी को पैसे दे दिए, या मियाँ साहब को दे दिए, या किसी दूसरे मियाँ साहब को दे दिए,
ताकि उनका ये पैसा सिक्योर हो। अच्छा सर, मैं आप आपको एक बात बता दूं कि जी, जी। सिक्योर पैसा लो हाउसिंग है, सिक्योर पैसा की लेडी नहीं है, मियां साहब नहीं है। एग्जैक्टली ये हमें समझना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट हमें देनी पड़ेगी, यहाँ हमारी गुर्बत को कम करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये गुर्बत के ऊपर जो आपने बात की है, देखें रियल एस्टेट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोग जो रेमिटेंसेज हैं, आपके 90 लाख पाकिस्तानी वहां से रेमिटेंसेज भेज रहे हैं। इस दफा रिकॉर्ड रेमिटेंसेज भी हुए। लोग ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में डाल देते हैं। 25-25 साल तक जमीनें जो है वो अपनी जो है शरह से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इतनी महंगी तादाद में बढ़ती हैं। तो क्या वो हमारा डेड एसेट बन जाता है? डेड एसेट बन जाता है तो सर वो कैपिटल एलोकेशन और इक्विटी के अंदर नहीं आता। वो जो फ्लो है हमारा, वो किसी भी तरीके से हमारी लिक्विडिटी में नहीं आता और वो डेड ट्रैप जो है वो बनता चला जाता है। हमारी आवाम ये कब समझेगी सर कि ये जो डेड ट्रैप से हटकर हमें फ्लो ऑफ इकोनॉमी में आना चाहिए? यही मसला स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है और यही मसला जो है वो मॉर्गेज ना लेकर जो है वो उसको कम कर देते हैं। फरमाइए। मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपने जितनी बात की है, आपने एक्चुअल वो बात की है जो इस वक्त प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम बोल चुकी है। गवर्नमेंट ने जो इंटेंशन थी कि लो हाउसिंग को प्रमोट करे, मिडिल क्लास को प्रमोट करे, लेकिन वो सारी चीजें तो हो नहीं रही। लोगों ने उड़ा के जमीनें खरीद ली, जमीनों की प्राइस बढ़ा दी और ये डेट इन्वेस्टमेंट कहलाती है, इसका कोई रिटर्न नहीं होता। हाँ, अगर ये कन्वर्ट हो जाए हाउसिंग सेक्टर में तो डेफिनेट इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर से 40-50 अलाइड इंडस्ट्री ताल्लुक होता है। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लो हाउसिंग की जगह रियल एस्टेट में होती है और उसको हमें आने वाले बजट में उस इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं जमीनों में, तो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे बड़े से बड़ा टैक्स लगाए। सर, मनी मार्केट के अंदर आपका नाम होने का